अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लघु त्रीय प्रश्नों को। तो आपको बता दें, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं गणित का, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पेपर में 25 में से 14 नंबर के क्वेश्चंस लघु त्रि के आते हैं और बहुत से प्रश्न इसी से दोस्तों आपके अति लघु त्रि में भी बन सकते हैं और 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी बन सकते हैं, 6 नंबर अति लघु त्रि के भी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले उन प्रश्नों को रखा जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे। पहला प्रश्न देखिए, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहक की संख्या निम्नवत दी गई है। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, ब्रांड ए बी सी डी ई, संख्या दोस्तों 40 20 15 15 10। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, तो प्रैक्टिस आज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करना है, टीवी क्रय करने वाले ग्राहकों के लिए त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण कितने होंगे दोस्तों, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्राहकों की संख्या। ठीक है, ग्राहकों की संख्या, ठीक है, इनटू में दोस्तों हो जाएगा हमारा 360 अंश अपॉन कुल ग्राहक। कुल ग्राहक, अब कुल ग्राहक दोस्तों कितने हो जाएंगे, जरा जोड़ेंगे। 40 20 60, 60 और 15 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 75। 75 में 15 जोड़ेंगे 90, 90 में 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम ब्रांड ए के लिए निकालेंगे, ब्रांड ए के टीवी के लिए त्रिज्य खंड का जो केंद्रीय कोण होगा ए के लिए, वो हो जाएगा 40 गुड़े 360 अपान दोस्तों कुल ग्राहक कितने हो गए 100। एक दो जीरो ना, एक दो जीरो कट गया। 36 गुड़े 4 करेंगे, आ जाएगा 144 अंक। ठीक है, अगर दोस्त यहाँ ब्रांड बी के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की जगह 20 रखेंगे यहाँ पर पहले, गुड़े 360 हो जाएगा, अपान में दोस्तों 100 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कटा, 36 दूनी 72। ठीक है, 80 के लिए दोस्तों निकालना होगा तो 15 गुड़े 360 अपान दोस्तों 100। एक जीरो से जीरो कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से भाग करेंगे 18, 18 तिहाई 54। ठीक है, ये 54 आ गया। और अगर हम डी के लिए निकालेंगे दोस्तों तो ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 15 दिया गया, तो ये भी हमारा 54 ही आ जाएगा सॉल्व करने पर। उसके बाद ई के लिए निकालना रहेगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, 10 गुड़े 360 अपॉन में 100। दो जीरो से कट गया, बचा 36। ठीक है, ये आ गया। अब दोस्तों पाई ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, एक ये दोस्तों हमारा कोड बन गया। अब इसमें हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए अब ए का मान 144 है, फिर बी का मान दोस्तों हमारा 72 है, फिर देखिए 54 54, देखिए हमारा 144 ये हो गया, फिर 72 भी हमने दोस्तों यहाँ निकाला था, 54 54, लास्ट में 36। ये दोस्तों हमने प्रदर्शित कर दिया, बस यही करना था। आप यहाँ पर लिख भी देंगे, यहाँ पर ए का मान बी था, सी डी ई। ठीक है, यही था। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दो दो नंबर देते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न रहता है, कैलकुलेशन कुछ टफ नहीं रहेगा। हाँ, समय को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो में टाइम मैनेजमेंट। आपको बता दें, आपको एक घंटे में टोटल 18 प्रश्न करने रहेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं बहुविकल्पी के, 6 अति लघुत्तरी के और 7 क्वेश्चन लघुत्तरी के, मतलब 14 नंबर आपको लघुत्तरी से मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ टाइम मैनेजमेंट की होती है, नहीं तो फिर वही गलती आप लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, तो उसके पास कितना पैसा भाग या बच रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते व्यक्ति की जो आय, माना ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, माना जो व्यक्ति है उसकी आय है कितने रुपए, 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए। व्यक्तिगत खर्च दोस्तों कितना करता है, देखिए यहाँ पर लिखा 1/4 भाग। ठीक है, तो जो वो व्यक्तिगत कर रहा है, व्यक्तिगत कितना कर रहा है, 1/4। 1/4 का मतलब दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पर हमने माना था व्यक्ति की जो आय टोटल है 100 रुपए है ना, तो इसको हम 100 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 रुपए। उसके बाद 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/2 भाग मतलब 100/2,
कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 रुपये। ठीक, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/5 मतलब 100/5, भाग करेंगे 5 दूनी 10, 0, 20 रुपये शिक्षा पर। उसके बाद कितना भाग बच रहा है देखिए दोस्तों जरा, 25 और 50 जोड़ेंगे 75, 75 में 20 जोड़ेंगे 95। कुल खर्च दोस्तों अगर हम निकालेंगे यहाँ से, कुल खर्च निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 25 प्लस 50 प्लस 25, 20, ये लास्ट में 20 था ना, आएगा 95। अब शेष दोस्तों कितना बच रहा है? शेष हमारा टोटल 100 माने थे, 100 में से 95 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो हमारा शेष बच रहा है ना, परसेंट में बच रहा है, 5% उसके पास बच रहा है, तो इसको परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो उसके बाद दोस्तों 1/20 भाग बचेगा, कितना बचेगा? 1/20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन था 121 भागे 16 माइनस ये सब दिया गया, इसको हमें सरल करना है। आप लोग को क्वेश्चन कठिन लग सकता है लेकिन करना इसको हमें सरल है। तो कैसे होगा बताइए? सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है ना, ये छोटा वाला, इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का बॉडमॉस रूल याद है ना, 20 से ब्रैकेट होता है, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, 3 गुणे 3, ठीक है, ये माइनस का 14, ठीक, फिर 16 माइनस का, फिर भाग का चिन्ह लास्ट में 121। अब 3 त्रिक का 9, 14 में से 9 गया, बचेगा 5, 16 माइनस 5, 121 भागे ये, 16 में से 5 गया 11, मतलब 121 भागे 11 बचेगा, या 121/11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 कम 11, 11 कम 11, आंसर आ जाएगा 11। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, परिमाप दिया गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 3 इंटू ए। परिमाप 12 दिया गया बराबर 3 इंटू ए, या ए का मान निकाल लेंगे 12/3, आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा पता चल गई। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अब ये क्या होता है बताइए? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो √3/4, भुजा की जगह दोस्तों 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा √3/4, 4 गुणे 4, एक 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो x का मान हम पहले ही रख दें, या तो इसको हम बाद में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। x की जगह में कितना रखना है? 1/2। तो ये देखिए क्या दे रखा है, पहले 3, x की जगह रखेंगे 1/2, 4 इंटू 1/2 माइनस का 5 प्लस का 3। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 3/2, ये 2 दूनी 4। ठीक है, 2 और 5 में से घटेगा तो कितने बचेगा? माइनस का 3 प्लस का 3। ठीक है, अब ये देखिए आप कंफ्यूजन में आएंगे, यहाँ पर ये 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिक का 9/2 प्लस का 3, एलसीएम लेंगे दोस्तों, माइनस का 9/2 प्लस का हो जाएगा 6/2, 9 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? माइनस का 3/2। अब आप यहाँ पर गलती क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत से बच्चे जो गलती करेंगे वो इस स्टेप में कर सकते हैं। क्या करेंगे? प्लस का 3 दिख रहा है, माइनस का 3 दिख रहा है, लेकिन ये दोस्तों हमारा ये मल्टीप्लाई में इतना है। ठीक है, पहले गुणा होगा उसके बाद जोड़ा जाएगा, ये नहीं गलती आप कर दें कि +3 -3 को घटा लें, सब खत्म कर दें। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। अगला प्रश्न क्या है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। 8 मीटर लंबाई है और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल,
आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है बताइए। आयत का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 8 गुणे 2 कर देंगे, आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और प्रश्न में दिया गया है कि जो हमारा आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 16 है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर होता है, या ए का मान दोस्तों आ जाएगा √16 बराबर 4 मीटर। ठीक है। यहाँ पर हमारे दोस्तों एक भुजा में मिल गई वर्ग की। अगर वर्ग की भुजा मिल चुकी है तो वर्ग का जो परिमाप का फार्मूला होता है इसको भी याद रखिए क्या होता है। परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू ए, तो 4 गुणे 4 कर देंगे दोस्तों, हो जाएगा 16 मीटर। अगले प्रश्न में पहुंचते हम लोग। अब इसको करना क्या है, हमें सरल करना है। 12/30 भागे 3/5 प्लस 8/10। पहले दोस्तों जो भाग का चिन्ह है इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ना या घटाना। 12/30 लिखा है दोस्तों, जब ये मल्टीप्लाई में चिन्ह बदलता तो ये संख्या पलट जाती। 3/5 जगह हो जाएगी 5/3 प्लस का 8/10। इसको सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 छंग 30, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2/3 प्लस का 8/10। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, हो जाएगा 30 हमारा, 10 दूनी 20 यहाँ हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 8 त्रिक 24, तो 24 में से 20 घटेगा, 4/30 बचेगा, 2 दूनी 4, 15, मतलब 2/15। ठीक। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना था। तो यहाँ पर गलती मत करिएगा, प्लस का 2/15 बच रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान देंगे, नहीं तो बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं। तो ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं। अगला प्रश्न है -4/6। अब दोस्तों देखिए, जब भाग का चिन्ह बदलता है तो क्या होता है, संख्या पलटती है। 10/-8 हो जाएगा, प्लस का 16/30 है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो गुणा है ना, तो ये जो भाग, ये माइनस का चिन्ह है, ये कट जाएगा। अगर एक तरफ माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दोनों तरफ माइनस है, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये दोस्तों हटेगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 10/12 प्लस का 16/30, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/6 प्लस 16/30 हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, हर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचेगा, क्या हो जाएगा देखिए, 25/30 प्लस का 16/30। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 30, हमारा दोस्तों देखिए दोनों तरफ दिख रहा है, हर में 25 और 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 41। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कुछ अलग रहता है। देखिए अब आपको बता दें, जो क्वेश्चन दिया गया था पेपर में ये दिया गया था। अब कुछ किताबों में क्या हुआ, सोल्यूशन यहाँ पर क्या किया, प्लस की जगह इसको माइनस करके कर दिया गया, तो हमारा आंसर बदल जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या था, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, इसमें -4/6 भागे -8/10 दिया गया था क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या क्या कैसे सोल्यूशन आया, -4/6 गुणे -8/10, ये देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर ले लिया गया, प्रश्न में यहाँ प्लस दिया गया था। ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों आपको अलग आंसर देखने को, यहाँ पर जीरो आंसर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। किताबों में काफी बार गलती भी रहती है, तो उससे थोड़ा बचना है आपको। ठीक है, बाकी पेपर में आप अच्छे से स्कोर करेंगे। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 375 हो जाती है, तो कीमत को कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, आपको यह बताना है। तो एक बोरी सीमेंट की दोस्त जो कीमत में वृद्धि हुई है, कितना हुआ बताइए। 300 से बढ़कर 375 होगा, तो 375 में से हम 300 घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे 300, तो घटाने पर आएगा 75 रुपए। ठीक है। अब परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो दोस्तों कैसे आएगा बताइए। जो हमारी वृद्धि हुई है 75, पहले से कीमत कितनी थी 300 गुणे 100, 2 जीरो से जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15,
तो दोस्तों जो हमारी वृद्धि हुई है वो 25% की हुई है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है, 0.4 ये दोस्तों दिया गया है, इसको हमें सरल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम सॉल्व शुरुआत कहाँ से करेंगे। ये दो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं छोटे वाले की, ये और एक ये, इसके अंदर का पहले हम सॉल्व करते हैं। 2 में से घटाएंगे 0.9, 0.9 इसको घटाइए। 10 में से 9 गया 1 दशमलव, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 2 में से बचेगा 1 बचेगा ना, तो आ जाएगा 1.10। इसके बाद 0.04 में से घटाना कितना है, 0.004 ये मान लेते हैं। 10 में से 4 गया 6, 3 4 की जगह यहाँ 3 बचेगा, 0.36 यहाँ बचेगा ना, तो इसको अलग से भी आप लिख सकते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना, तो यहाँ हो जाएगा 0.4 माइनस घटाने पर आया था ये 0.036 प्लस में दोस्तों ये घटाने पर आया था 1.10। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखिए सबसे आगे प्रश्न में 4 माइनस में दिया था ना, 4 ये बड़े ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे दिया गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो छोटा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए अलग से। यहाँ क्या घटाना है, 0.4 में से घटाना क्या है बताइए, 0.036 ये घटाना है। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 6 गया 9 में से 3 गया 6 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा दशमलव, हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 0.364 प्लस का दोस्तों 1.10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.03 एक सेकेंड, क्या बच रहा है दोस्तों, 0.364 जोड़ना क्या है 1.10, 1.10 ये हो जाएगा 4 6 3 1 4.1 1.464। ठीक है, घटाना किस में से है, 4 में से। अब इसको घटा लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब 4 दशमलव ऐसे कुछ नहीं है तो दशमलव मान लेते हैं, 1.464 इसको घटाते हैं। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 यहाँ बचेगा दशमलव। ठीक है, बताइए यहाँ पर कितना बचा। एक सेकंड दोस्तों, पहले देखिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी। यहाँ पर देखिए 9 में से 4 गया बचेगा 5, यहाँ बचा दोस्तों 3 में से 1 गया बचेगा 2, 2.536। ठीक है, लेकिन एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2.536, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए समझिए, इस क्वेश्चन में भी एक छोटी सी गलती दी गई है, अभी आप इसको समझिए। जो ये हमारा बड़ा ब्रैकेट लगा है, ये दोस्तों क्लियर नहीं किया गया कि यहाँ तक लगा है कि भैया यहाँ तक लगा है। ठीक है, ये समझना नहीं आता। अगर दोस्तों ये वाला बड़ा ब्रैकेट अगर सिर्फ हमारा यहाँ तक ही लगा है, तो क्या होगा दोस्तों, 4 में से होगा, 4 में से घटेगा 0.364, इसको माइनस कर लेंगे, इसको दोस्तों माइनस करेंगे पहले। ठीक है, जो माइनस करेंगे और बाद में प्लस में दोस्तों 1.10 जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जरा जोड़िए, 4 और 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5.10 माइनस का दोस्तों बचेगा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के दिखाते हैं आपको। ठीक है, माइनस का दोस्त यहाँ से हमारा बचेगा 0.364। तो किताबों में भी काफी बार गलती दी रहती है, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड आपको बता रहा, तो उसका दोस्तों फिर जो आंसर आएगा यहां से अगर हम इसको घटाएं तो 4.736 आ जाएगा। हमने दोनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख दी। देखिए क्वेश्चन में दो चीजें हो सकती है इस क्वेश्चन में, या तो आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा 4.736, ये या तो ये वाला आएगा। कैसे आया दोस्तों ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, कैसे आया देखिए फिर से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट ये देखिए ये दिया गया ना, ये वाला, इसका एंडिंग नहीं दिया गया कि यहाँ तक बड़ा ब्रैकेट लगा कि यहाँ तक लगा। अगर दोस्तों ये पहला वाला बड़ा ब्रैकेट यहाँ तक लगा है, तो
इसको दोस्तों सॉल्व करके इसमें से हम जो रहेगा घटा लेंगे। अगर ब्रैकेट यहाँ तक लगाए तो ये दोस्तों जो माइनस का चिन्ह है सब अंदर तक जाएगा ना एकदम। तो ठीक है, ये कंडीशन थी। तो अब पेपर में आपके सामने कैसा भी प्रश्न है, आपको डरना नहीं है, आपको लॉजिक के साथ, मेथड के साथ सही सही क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपका है, व्हाट्सएप नंबर हम आपको इस वीडियो में देंगे, आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष आप दोस्तों देख सकते हैं 2000, 2002, 2004, 2006, 2008। शिक्षार्थियों की संख्या दोस्तों 400, 500, 700, 600 और 800। अब देखिए इसमें हम एक पैमाना मानते हैं। आप ये दोस्तों एक पैमाना देखिए, इस तरह का आप फिगर बनाए, इसके बराबर आपने 100 शिक्षार्थी मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पर 400 शिक्षार्थियों की संख्या, इसको अगर हम 100 से भाग कर दें, 500 को भी 100 से भाग करेंगे, इससे देखिए फायदा क्या होगा। ठीक है, इसको भी 100 से भाग करेंगे, इसको भी 100 से। अब देखिए 400 को 100 से भाग करें तो हमें ये जो फिगर है 4 बार ड्रा करना पड़ेगा। अब मान लेते दोस्तों ये पैमाना हम 50 का मानते, तो 400 को भाग करते 50 से तो कितना होता है, 5×8 = 40। तो दोस्तों हमें ये जो फिगर 4 बार आप दिख रहे हैं, इसको हमें 8 बार बनाना पड़ता है, सब संख्या डबल हो जाती है। यहाँ पर वर्ष 2002 है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा 4 आ गया, यहाँ पर दोस्तों भाग करने पर 5 आया, यहाँ पर भाग करने पर दोस्तों 7 आया। देखिए 3 3 6 7 फिगर है। यहाँ पर भाग करने पर 6 आया था, और यहाँ पर भाग करने पर 3 3 6 2 8 आया था। ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप भी हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए करने का प्रयास करते हैं। प्रथम शर्तानुसार दोस्तों क्या है कि जो हमारा वर्ग का परिमाप दिया गया है 225 सेंटीमीटर, ये देखिए 225 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला होता है 4a होता है, ठीक है, 4 गुणे भुजा। यहाँ से हम भुजा अगर निकालना चाहेंगे तो 225/4 कर देंगे, तो भाग करने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 56.25 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारी वर्ग की भुजा आ गई। अब दोस्तों देखिए इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कर लिया हमने। यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए, जो हमारी सेकंड दोस्तों शर्त दी गई है, वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 2 सेंटीमीटर हमें कम करना है, ठीक है, वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, ये सवाल था जैसे। तो ये जो 56.25 हमारा दोस्तों आया है, ये भुजा आई है, इसमें हम 2 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 54.25 आ जाएगा, ठीक है, ये वर्ग की भुजा आ जाएगी। तब हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो फिर ये जो भी आएगा तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है बताइए, 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा दोस्तों ये नहीं आ गई हमारी 54.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 217 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर हो गया। कितना आसान था करना, देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। व्यंजक दोस्तों x+2y और 2x+y के योग में 3x+y को घटाने पर प्राप्त व्यंजक आपको लिखना है, ठीक है। पहले इन दोनों को जोड़ना है और इसमें के योग में इसको घटा देना। तो मतलब हम ऐसे लिखेंगे x+2y प्लस में दोस्तों 2x+y, इनको जोड़ के इसमें से घटाना, -3x+y, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो x और 2x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x, 2y y जोड़ देंगे हो जाएगा 3y। अब दोस्तों ब्रैकेट खुलेगा, 3x हो जाएगा -3y हो जाएगा। सब देखिए गया कट पिट, बचा कितना लास्ट में 0, ठीक है। आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेखा, रेखाखंड तथा किरण में अंतर आपको स्पष्ट करना है। 2021 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो रेखा, किसी एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए और इसका कभी अंत ना हो, उसे हम रेखा कहते हैं, और इसका कोई अंत बिंदु भी नहीं होता है। रेखाखंड, यह दोस्तों एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे रेखाखंड कहते हैं। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, यहाँ पर देखिए 2 अंत बिंदु है। एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। यहाँ से दोस्तों किरण का आरंभ हो गया, लेकिन कहाँ तक जा रही भगवान जाने, ठीक है। मतलब ये देखिए जो लिखा है इसको परिभाषा याद कर लीजिए, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या आता है पेपर में आपके, इसको देखते हैं कि
किसी गांव में पुरुषों की संख्या दोस्तों ये दी गई है, महिलाओं की संख्या ये दी गई है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अब मान लेते दोस्तों किसी गांव में पुरुषों की संख्या 10 दी गई होती, महिलाओं की संख्या 6 दी गई होती, तो बताइए कितनी अधिक है। तो अब 10 में से 6 घटाते बोलते 4 अधिक है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे दिया गया, इसलिए थोड़ा सा देखिए समझने में बच्चे डर जाते हैं कि यार ये 6xy कैसे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z। ये दोस्तों पुरुषों की संख्या, इसमें से ये महिलाओं की संख्या घटा लेंगे, माइनस का यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का xy माइनस का 2y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z। ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का xy हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2y²। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, y² को पहले करते हैं, हो जाएगा 7y²। ये है देखिए 6xy में से 1xy घटेगा तो बचेगा 5xy। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2x माइनस का 8z। ठीक है, ये बचा तो हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, यही आंसर कर देंगे। ठीक है, एक बात और है दोस्तों, एक सेकेंड, यहां पर ये पूछा गया था बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो दोस्तों एक काम और करना है हमें इस क्वेश्चन में, इसी में हम x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7y की जगह दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का दोस्तों 5x की जगह 1, y की जगह 2, माइनस का 2 इंटू 1, 8 इंटू 3, जेड की जगह 3। सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 7 चौके 28, प्लस का ये हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का 2, माइनस का 24। 28 का दोस्तों होता है 38, माइनस का 26 हो जाएगा, घटाने पर मिलेगा 12। पुरुषों की दोस्तों अधिक 12 संख्या है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। x, y और z बराबर 1, 2, 3 यहाँ पर हमने रख लिया है। इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। 7019 है, तो ये देखिए दोस्तों 7019 लिखा है, 23013 तो 23013, 69379 69379 लिखा है। उसके बाद दोस्तों 8,93,059 ये दोस्तों लिखा, बस यही था, खाली शब्दों में लिखना था। निम्नांकित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो देखिए हर तरह के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब निम्नांकित संख्याओं को अंकों में लिखने का मतलब दोस्तों 10 जैसे लिखा है, तो 10 में अंक क्या क्या है, 10 में जो अंक है क्या क्या है बताइए, 1 है, 0 है। अब दोस्तों 11 में जो अंक है बताइए क्या क्या है, 1 1। 18 में दोस्तों क्या क्या अंक है बताइए, 1 और 8। अब दोस्तों 0 में जो अंक है बताइए क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। 3 में अंक है जो, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 और 3 से दोस्तों 1 2 3 से सबसे पहले 123 बनेगा हमारा, ठीक है। फिर इसको 132 कर सकते हैं, ये हो गया। फिर दोस्तों 213 बनेगा हमारा, 213। फिर दोस्तों 231, फिर 312, फिर 321। ये दोस्तों टोटल संख्या बनेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। 035 है तो सबसे पहले 305 कर देंगे, उसके बाद 350 कर देंगे, फिर 503, फिर 530, ये हो गया। अब 0 आगे रखने का कोई मतलब तो है नहीं ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 विषाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा दोस्तों ये सब लिखा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 100 विषाणु अंडे, यहाँ पर ये। उसके बाद दोस्त यहाँ पर लिखा है 1000 जीवाणु कोष। उसके बाद दोस्त ये लिखा 10 लाख बैक्टीरिया। उसके बाद दोस्तों लिखा है 1 करोड़ वायरस। ये देखिए यहाँ पर शब्दों में लिखा गया। अगला क्वेश्चन आता है 4 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थायी मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, 4 2 3 1। एक का दोस्त स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो दोस्तों 3 गुणे 10 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 गुणे 100 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे तो 4 गुणे 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा हमारा 4000। कैसे निकालते हैं? आसान तरीका हमने आपको बताया था। 4 2 3 1 लिखा, एक का एक हो जाएगा। 3 में 203 लिखिए, कितनी संख्या बच रही? 0 लगा दीजिए। 2 का निकाले 202 लिख लीजिए, कितनी संख्या लास्ट में बच रही? 2, 2 जीरो आ जाएगा। 4 लिखिए पहले, कितनी संख्या लास्ट में बच रही? 3, 1 2 3 जीरो हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 5 बार 2 में प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करिए। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, पहले एक सेकंड, सही से लिखना भी जरूरी है। 2 2 2 2 2, इस 2 को लिखिए ऐसे, इस 2 में 202 फिर 0। अब ये 202, इसका निकालेंगे स्थानीय मान 2, कितनी संख्या लास्ट में बच रही है? 2 जीरो आ जाएगा। फिर इसका 200 निकालना, 2 लिखिए, कितनी संख्या बच रही है? 1 2 3। उसके बाद दोस्तों इस 2 का 1 2 3 4, सभी को दोस्तों जोड़ लेंगे। सभी स्थानीय मानों को क्या जोड़ना है ना, सबसे बड़ी संख्या ये है ना, 2 के बाद 4 जीरो, फिर दोस्तों 2 के बाद 3 जीरो, फिर दोस्तों 2 के बाद 2 जीरो, फिर 2 के बाद 0, फिर 2, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जोड़ने पर भी हमारा आ जाएगा 2 2 2 2 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 427, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 4 2 7, 3501, 3501 ये हो गया। उसके बाद 115, 115, 79,000, ठीक है, 29, 79029। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखिए। बड़ी से बड़ी 5 अंकों की लिखना है तो 5 बार 9 लिख दीजिए, और छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखिए, 1 2 3 4 बार 0 लिख दीजिए। तो देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि रोमन लिपि में निम्नलिखित संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है, आपको बताना है। 1 2 3 4 7 10 तक, फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 1000। एक को दोस्तों सिंगल आई, 2 को डबल आई, 3 को दोस्तों देखिए कैसे लिखते हैं, 4 को देखिए याद कर लीजिए, 5 को 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को 8 को 9 को 10 को एक्स मानते हैं, 20 को डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को दोस्तों 3 बार एक्स फिर एल। एल का मतलब दोस्तों होता है हमारा यहाँ 50। अब इसमें 50 में से 10 घटा रहे तो 40 आ रहा है। ठीक है, 60 में दोस्तों एल और एक्स लिखते हैं। ठीक है, देखिए जो ये एक्स पहले आ रहा है इसमें मतलब घट रहा है, एल के बाद में एक्स आ रहा है इसमें जुड़ रहा है। 70 दोस्तों एल डबल एक्स, 80 एल ट्रिपल एक्स, फिर 90 में एक्स सी। ठीक है, मतलब दोस्तों सी का मतलब होता है हमारा 100। इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ बातें याद रखिए, जैसे 10 को दोस्तों हम एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं, और 1000 को एम लिखते हैं। ठीक है, और 1 को दोस्तों आपको पता है आई, 5 को वी। कुछ बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या आपकी शुरुआत होगी 7 से, 7650, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर सबसे छोटी संख्या की बात आएगी तो सबसे छोटी संख्या पर क्या 5 है, 067। ठीक है, ये हो गई। अगला क्वेश्चन आता है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 5 2 3 1, एक का दोस्त 1 आ जाएगा, 3 का निकालेंगे 3 फिर 0 लिख देंगे, 2 का दोस्त निकालेंगे 2 डबल 0 हो जाएगा, 5 का निकालेंगे तो 5 लिख के 1 2 3 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 6 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, पहले 6 का निकालेंगे 6 आ जाएगा, इस 6 का निकालेंगे कितनी संख्या बच रही है लास्ट में, 2 संख्या बच रही है, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 2 3 4 है। ठीक है, पहला 3 का 2 से स्थानीय मान आ जाएगा 30 आ जाएगा, दूसरे 3 का 300 आ जाएगा, तीसरे 3 का 1 2 3 0। अब इसको दोस्तों ऐड कर लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, पहले
पहले 0 ही आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, फिर लास्ट में 3 आ जाएगा, 3330। अगले क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं पहले यहां से, कि क्वेश्चन क्या रहा हमारा अगला, कि 545 में प्रयुक्त 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 4 5, प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों में अंतर। पहले 5 के स्थानीय मान दोस्तों 5, दूसरे 5 का हो जाएगा 500, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 500 में से 5 घटा लेंगे, स्थानीय मानों का अंतर 495 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए आसान आसान क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलते हैं, बाकी आपकी किस्मत पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में हम किस प्रकार लिखेंगे। अब जैसे दोस्तों 69 आ गया, 69 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 + 9, ठीक है। अब दोस्तों 60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 + का 10, ठीक है, प्लस का हमारा 9। तो 50 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं L, 10 को लिखते हैं X, तो LX हो गया। प्लस का दोस्तों 9 को क्या लिखते हैं IX, ऐसे लिखते हैं ना, ये हो गया। तो बस अगर हम 69 को लिखना है तो LXIX, ठीक है, ये हो गया हमारा 69। अगला क्वेश्चन हो सकता है 98 को आप किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 + 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। या दोस्त इसको हम ऐसे कर सकते हैं 100 - का 10, 90 को प्लस का हमारा 8। 100 - 10 मतलब क्या हो गया दोस्तों, C का मतलब होता है 100 और X पहले लिख लिए, तो ये हो गया हमारा 90, ठीक है। तो हमारा ऐसे आ गया 90 आ गया। और 8 को दोस्तों हम क्या लिखते हैं बताइए, VII, 3 बार ना, ये हो गया दोस्तों 98। अगला प्रश्न आता है, देखिए निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ नहीं करेंगे और आपका डाउट खत्म ना हो। गुणनफल 25 चौके 100, 20 गुणे 0 0 हो जाएगा, 32 गुणे 100 32, 2 बार 0। निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 0/5 कितना आंसर आ जाएगा 0। 100/1 कितना आंसर आ जाएगा 100। 27/27 27 है ना, 1 आएगा ना भाग करने पर, ठीक है। शेषफल किसी में कुछ बच ही नहीं रहा है और भागफल दोस्तों इसमें आया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को कर लेना है। अगला प्रश्न आता है, यदि भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक दोस्तों हमारा कितना दिया गया है 483, भागफल कितना है 403, शेषफल कितना है 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा और जोड़ना है, हमारा आंसर लास्ट में आ जाएगा 194, ठीक है, 699, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेष का 5 गुना तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है तो भाज्य आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो कैसे करेंगे बताइए। पहले हमारा वही फार्मूला जैसे यहाँ पर लिखा था, भाज्य बराबर क्या होता है भागफल गुणित शेषफल। एक सेकंड दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक होता है ना, कहा हम लोग जल्दबाजी में कर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का दोस्तों शेषफल, ठीक है, इतना होता है। दिया गया क्वेश्चन में दोस्तों हमारा जो शेषफल है वो 76 है, ठीक है। और एक बात और लिखा है, अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका जो भागफल है शेष का 5 गुना है। भागफल क्या है दोस्तों, शेषफल का 5 गुना। शेषफल अगर 76 है तो भागफल कितना हो जाएगा 5 गुना कर लीजिए, 5 × 30, 5 × 7 = 35, 3 × 38,
तो मतलब ऐसे लिखेंगे भाज्य बराबर भाज्य, भागफल की जगह दोस्तों हो जाएगा 380, शेषफल की जगह हो जाएगा 76। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसे ही करना है। और उसके बाद दोस्तों जो भाजक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये हो गया भाजक भागफल का 20 गुना है। जो भागफल ये आया था 3800, भाजक कितना गुना है, भाजक हो जाएगा हमारे यहां से 380 गुणे 20, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 1 7। ठीक है, एक सेकेंड, 38 दूनी 76 होता है, 2 जीरो ऐसे लगा दीजिए, आ जाएगा हमारा 7600। मतलब 7600 गुणे 380 प्लस में 76। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा 28881230। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, गुणा और जोड़ना है। ठीक है, तो ज्यादा आपका समय ना लगे इसलिए हम यहाँ पर जोड़ और गुणा नहीं बता रहे हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपको अलग से भी बताया जाएगा, ये ना हो कि आप लोग भी लापरवाही करें। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल 64,400 रुपये खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनवाने में 368 रुपये खर्च हुए तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, आपको ये बताना है। सिंपल था, क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 368 भाग करिए 64400। कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा ना, यह हो जाएगा 368। 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, एक जीरो आ जाएगा। अब दोस्त ये कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये हमारा 7 बार। 7 अट्ठे 56 का 6, 7 छंग 42, 42 5 47, 7 3 21, 4 25। इसको घटाते हैं, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, यहाँ 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8, 6 में से 5 गया 1, ये और ये 0। अब दोस्तों ये जाएगा हमारा 5 बार, 15 अट्ठे 40 का 0, 5 छंग 30, 30 4 34, 5 1 15 3 18, कट गया ना। तो हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा, कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी 175। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया पूर्णांक पर गुणन संक्रिया में ध्यान देने योग्य बातें आपको बतानी है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंडों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व दो ऋण चिन्ह लगाते हैं। दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर दो माइनस माइनस का भी गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों का गुणा करना है। क्या लिखा है दोस्तों, सबसे पहले 1/2 गुणे 3/5, अंश अंश का गुणा करिए, 3/5 दूनी 10, ये आंसर हो गया। तो कभी कभी आपके सामने ऐसे आसान प्रश्न भी दिखेंगे तो फिर आप लोग को मजा आएगी। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। दूसरा प्रश्न था 7/9 गुणे में 4/5 गुणे में 3/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। ऊपर क्या हुआ 7 दूनी 14, नीचे बचा 15। अब ये तीसरा वाला दोस्तों आपको खुद से करना है, इसका आंसर आएगा तीसरे में 13/6। आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित भिन्नों को आपको जोड़ना है। जी हाँ, जोड़ और घटाने वाले क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। तो पहला वाला 1/3 प्लस 7/3 है, इसको छोड़ते हैं, ये वाला हम सेकंड वाला कर देते हैं। लिखा है 5/4, ठीक है, प्लस में दोस्तों हमारा है 3/4 और 9/4। जोड़िए 5 3 8, 9 8 17, 17/4 हो गया। देखिए दिक्कत तब होती है जब आपका हर अलग होता है तो हम एलसीएम लेते हैं, जब हर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 और 7 ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 + 7/3, 8/3 आ जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को घटाना है।
8/5 माइनस 6/5, 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2/5, 4 में से 1 गया 3/3, कट्टम कट्टम एक आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों -7/2 ये बड़ा है ना, ये बचेगा कितना -2/2, 5 में से 7 घटेगा ना तो ये कट के आ जाएगा -1। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। छोटी संख्या दोस्तों ये दी गई है तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो दो संख्याओं का अंतर मान लेते दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर हमारा मतलब x माइनस वाई 8/13 है। छोटी संख्या अगर दोस्तों हम y मान लेते हैं, y बराबर अगर हम 105/52 मान लेते हैं, छोटी संख्या है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 105/52 बराबर 8/13, या x बराबर हो जाएगा दोस्तों 8/13 प्लस में दोस्तों इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 105/52। एलसीएम दोस्तों हमारा 52 आ जाएगा, 13 चौके 52, तो 8 चौक 32 प्लस 105 जोड़ लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए, 137/52 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा x का मान या बड़ी संख्या यही हो जाएगी 137/52, यही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गीता ने 5/2 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बराबर बांट दी। प्रत्येक को कितने किलोग्राम मिठाई मिली आपको ये बताना है। तो पहले दोस्तों जो हमारी कुल मिठाई थी वो कितनी थी 5/2, ये हमारी कुल मिठाई है। 5 बच्चों में बांटी गई मतलब 5/2 को भाग करिए 5 से, तो क्या हो जाएगा 5/2। जब ये गुणा में बदलेगा तो संख्या पलट जाती है ना, तो 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कटा, बचा कितना 1/2, 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो यही हो गया दोस्तों आंसर। सभी बच्चों को 1/2 किलोग्राम मिली। अगर किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होगा, बटे 2 भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 500 ग्राम। सभी बच्चों को आधा आधा किलो मिठाई मिलती है। अगला प्रश्न आता है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, तो 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी। 1 लीटर में 16 किलोमीटर, 1 लीटर में कितना किलोमीटर जा रही है 16 किलोमीटर। अब इसको दोस्तों जरा देखिए, 6 सही 3/8 है, इसको क्या करेंगे पहले 8 का गुणा 6 से होगा, ऐसे 8 गुणे 6 प्लस का 3/8 ये लिखा जाता है। 8 गुणे 6 ना, ऐसे 8 छंग 48, 48 और 3 जोड़ेंगे 51/8 हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो कार दोस्तों 51/8 लीटर में कितनी दूरी जाएगी, तो इसका सिंपल था मल्टीप्लाई 16 गुणे 51/8 कर लेना। 8 दूनी 16, 51 गुणे 2 102 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उससे अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हो जाएगी 9999। ठीक है, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 9999 दिया गया, इसको दोस्तों 3 से भाग करिए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 ऐसे, फिर 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1111। अब दोस्तों किससे भाग जाएगा, ये 11 से जाएगा, 11 कम 11 0 11। अब दोस्तों हमारा 101 से जाएगा 1 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। ठीक है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। अब दोस्तों छोटी की बात आ रही है, इससे पहले भी हमने देखा था बड़ी संख्या, अब देखेंगे हम लोग छोटी संख्या। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी देखना है। देखिए आप लोग जल्दबाजी में कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेट से होगा लेकिन आंसर सही आना चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3, 5 अंकों के ये लिख लिया। अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, फिर अब 2 से भाग करेंगे, ठीक है, फिर 2 से भाग करिए। अब एक बार और 2 से भाग जाएगा ना भी, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
अब 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर दोस्तों 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से भाग करिए, 5 25, फिर 5 से भाग करेंगे 1। अब भाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है तो 2 गुणे 2, कितनी बार 2 आ रहा है टोटल, 1 2 3 4 बार। फिर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 भी दोस्तों 4 बार आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। 112 का, 120 का, 135, 140, 150, 1228। तो चलिए हम 112 का ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं, बाकी देखिए 120 का, 135 का आगे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से इसमें किससे भाग जाएगा, 2 से भाग करके देखते हैं कितनी बार जाएगा। 2 पंजे 10, 2 छंके 12, फिर 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से भाग करिए, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा क्या बनेगा, कितनी बार 2 आएगी, नहीं 4 बार 2 है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, देखिए लास्ट में 7 था ना। तो ये दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 112 का यहाँ पर हमने निकाल दिया है। 120 का वैसे दोस्तों 2 से भाग करके, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। 135 में 2 से नहीं गया, 3 से भाग करके देखें। 140 में पहले 2 से भाग किए, फिर 7 आए। ठीक, 150 का ये तरीका है, 1228 का ये तरीका है। ठीक है, तो ऐसे इसका भाज्य देखिए 1228 का जैसे 2 छंग 12, ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग के 307 आया। 307 में कुछ कटता नहीं तो 307 से डायरेक्ट भाग करना पड़ा। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये होंगी 83 और 89। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही हमें तुरंत आंसर करना पड़ता है। अगला प्रश्न आता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दी गई है 270 मीटर, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारी ट्रेन की लंबाई वो कितनी है, 270 मीटर। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे, ट्रेन की लंबाई होगी। अगर हम दोस्तों मीटर को एक काम करते हैं, किलोमीटर में अगर बदल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ही बतानी है, तो इसको अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 270 को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। ये दोस्तों हमारी किलोमीटर में आ गई, जो मीटर में था अब ये किलोमीटर में होगा। समय दोस्तों दिया गया है हमारा, कितना दिया गया बताइए, ये देखिए लिखा है ना 9 सेकंड, 9 सेकंड है। अब 9 सेकंड को दोस्तों जब हम घंटे में बदलेंगे तो 9, ठीक है, घंटे में बदलने के लिए दोस्तों पहले 60 से भाग करेंगे तो मिनट में बदला, 60 से और भाग कर दिए तो घंटे में बदल गया। तो ये दोस्तों हो जाएगा घंटे में, ये घंटा में हो गया। ठीक है, सेकंड से अब घंटे में आ गया है, ये हो गया। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। अब चाल बराबर दोस्तों क्या होता है बताइए, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी दोस्तों, 270 बटे 1000। समय दोस्तों कितना है, ये नीचे बटे 9, जब ये बटे में जैसे इसको लिखेंगे ऐसे पूरा 60 गुणे 60 तो ये ऊपर चला जाएगा, देखिए अभी तो ये हो जाएगा 270 बटे 1000 गुणे में दोस्तों हो जाएगा ऊपर 60 गुणे 60 हो जाएगा, अपान में 9 रहेगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए 1 2 3 0, तो 3 0 ये पूरा कट गया, 9 कम 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, 6 छंग 36, 36 गुणे 3 करेंगे तो आएगा हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकाश ने एक किताब 112.75 तथा एक कॉपी को 17.50 की खरीदी, बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। दोनों कुल बताना तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़िए, 112.75 में 17.50 तो यहाँ 5 हो गया, 7 5 12 हासिल आया 1, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा और 1 130.25, यही आंसर होगा। अब फिर दोस्तों देखिए निम्नलिखित का मान बताना है, यहाँ पर हमें घटाना है। अब घटाना लगभग हर एक बच्चे को आता होगा। अब घटाइए 204.25 में से 3.45, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ कुछ नहीं, 2 आ गया ना, तो 2 से 4 तो घटेंगे, हासिल देंगे इधर, 12 में से 4 गया 8 दशमलव, यहाँ 3 बचा कुछ नहीं, तो ये दोस्तों आ जाएगा माइनस का 0.80। अब इधर भी दोस्तों घटा लेंगे, 15 में 7 गया 8,
ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ हासिल दिया गया था ना, यहाँ 5 बचा, 5 में से 9, 15 में से 9 गया 6 दशमलव दोस्तों यहाँ पर क्या था 10 था पहले, अब यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचेगा और 2 से 1 11.68। अब इसको दोस्तों घटाएंगे 5.15 में से 1.28, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 0, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, दशमलव नीचे दशमलव, फिर 2 से यहाँ तक 4 में से 1 गया 3, 3.87। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज्योति से एक दुकान से हल्दी 44.75 रुपए की, नमक 20 रुपए की, धनिया 53.50 और तेल 96.50 का खरीदा। यदि उसने 500 नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा, आपको ये बताना है। यहाँ पर हल्दी, नमक, धनिया, तेल ये सारे दोस्तों दाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को हम जोड़ लेंगे। हल्दी का कितना दिया, नमक, धनिया, तेल, सबको 200 जोड़ने पर आ जाएगा, सीधे हम बता रहे 214.75। ठीक है, जोड़ना आप लोग सीख गए हैं। उसने 200 दिया, कितना था, उसने 500 रुपए की नोट दिया, दुकानदार उसको कितना लौटाएगा बताइए। 500 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 214 जो आया है, 0.00 बढ़ाइए 0.75 हम घटा लेंगे, घटाने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ 0.25 आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल घटाने पर आएगा 285। ठीक है, हमारा जो आंसर आ जाएगा 285.25 रुपए है। ठीक है, तो जोड़ घटाने हमने आपको सिखा दिया है। तो जल्दी जल्दी देखिए, वीडियो बड़ी ज्यादा ना हो, आपके सवाल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। निम्नांकित युग्मों के ऐसे समापवर्त ज्ञात करिए जिनका मान 80 से कम होना चाहिए। समापवर्त ज्ञात करना है, बताइए 9 का दोस्तों बताइए पहले क्या होगा, 80 से कम होना चाहिए। अब 9 में क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या से गुणा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। ठीक है, ऐसे बढ़ाते 36, 9 पचे 45, 54, ठीक है 63, 9 अट्ठे 72, ये हो गया। अब 9 9 81 हो जाएगा, 80 से ज्यादा हो जाएगा, 80 से कम बताना था। 15 का दोस्तों बताइए, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 होता है, बस यही तक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अब बोला गया 6 और 10 का, आप बताइए। अब देखिए 6 और 10 का अब हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करें, यहाँ पर सीधे देखिए आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, और देखिए आप लोग गलती कहाँ करते हैं ना, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। काफी बच्चे बहुत गलती क्वेश्चन करते हैं, फिर दिक्कत होती है। उसके बाद देखिए 8 और 9 का, ठीक, उसके बाद 7 और 11 का आप देख सकते हैं। तो एक बात और आपको बताना है, इन सभी क्वेश्चन में दोस्तों में बताना था समापवर्त है। ठीक है, समापवर्त का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ पर 15 में 45 कॉमन आया, 9 में भी 45 आया, तो इसका जो समापवर्त होगा वो कितना होगा, 45 होगा। ये हमने क्या निकाला था, अपवर्त, अपवर्त से हमने निकाला समापवर्त, ये समापवर्त है। ठीक है, ये गलती आपसे ना होने पाए। उसके बाद 6 और 10 में बताइए क्या कॉमन आ रहा है, आप बताइए जल्दी से देख के। आप देखिए 6 में 30 आ रहा है, यहाँ पर भी 30 आ रहा है, यहाँ 60 आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी 260 दिख रहा है, तो हमारा समापवर्त आ जाएगा 30 और 60। अब इसमें देखिए 8 और 9 में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ 72 आ रहा है, यहाँ 72 आ रहा है, समापवर्त हो जाएगा 72। 7 का दोस्तों निकालेंगे, 77 दिख रहा है दोनों तरफ, ये 77, ये होगा समापवर्त। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97, क्योंकि यह या तो 1 से या अपनी संख्या से ही भाज्य संख्या, मतलब 97 में या तो 1 से भाग जाएगा या 97 से जाएगा, और ये बड़ी से बड़ी है। अगला प्रश्न आता है कि 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, अभी हमने आपको बताया था। 1728 का निकालना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 0, 2 अट्ठे 16, ऐसे 2 से भाग करते रहेंगे, 54 बार जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से भाग करेंगे 27 बार, 3 से भाग करिए, 3 9 27, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9, फिर 203 से भाग करेंगे 1। तो ये दोस्तों पूरा तरीका है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है। अब देखिए 3 3 6 बार 2 है, 3 बार 3 है, ये दोस्तों तरीका है, ये हमने आपको पूरा तरीका बता दिया।
यहाँ पर डायरेक्ट किया गया था, फिर आप कंफ्यूजन में आते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 625, 3125, 15625 का महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब गुणनखंड विधि दोस्तों क्या हो गया, देखिए एक होता है भाग विधि, सीधे भाग करके हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमें 625 का फैक्टर जैसे भी हमने निकाला था 625 का, ये फैक्टर निकालिए, 5 से भाग करिए, इसमें 5 से जाएगा ना, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से भाग करेंगे 5 25, फिर 5 से 1, टोटल 4 बार 5 आ रहा है। इसमें कितनी बार 5 आ रहा है, 3 2 5 बार, इसमें 3 2 6 बार। तो महत्तम समापवर्तक जितनी बार 5 4 बार आ रहा है ना, तो यही दोस्तों मासा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। 8 गुणे -4 गुणे -5, -4 -5 को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 20 गुणे 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160। ये दोस्तों इसका आंसर आ गया। अब ऐसे बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग अपने मन से करेंगे, यहाँ पर आंसर दिया गया है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जैसे दोस्तों देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर जीरो से गुणा हो रहा है, सब मल्टीप्लाई में है, तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है, दिमाग आपको नहीं लगाना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 8 गुणे 57 कर दिया गया कि -456, आप सीधे जीरो आंसर करिए, ठीक है, इतना समय बर्बाद मत करिए। क्या करेंगे दिखाएंगे, 57 गुणे जीरो, जीरो हो जाएगा, फिर 8 गुणे जीरो, जीरो कर दीजिए। क्या मतलब है 456 लाने का, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित के मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जीरो आपको दिख गया कि नहीं, जब जीरो दिख गया तो इसका पूरा मान कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, दिमाग लगाइए। 7 गुणे जीरो, जीरो करके फिर 57 ऐसे लिखिए, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट जीरो आपको निकालना, ठीक है, समझदारी से। अगला क्वेश्चन आता है 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625, ठीक है, ये कैसे करेंगे बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए दोनों में क्या दिख रहा है हमें, 625 कॉमन दिख रहा है, 625 कॉमन ले लिया, 1456 -456 घटाया कितना है, 1000 गुणे 625, ये आंसर होता है। ये स्मार्ट वे है। जो बच्चा कमजोर होगा, दिमाग नहीं होगा ज्यादा, वो क्या करेगा, पहले 1456 गुणे 625 निकालेगा, फिर -456 गुणे 625, दोनों को निकाल के घटा कर लाएगा, टाइम बर्बाद करेगा अपना। स्मार्ट वे भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहां पर आप देखिए पहले माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, आंसर लास्ट में प्लस में आ गया ना। तो कुछ बातें, अब यहां पर हमने क्या किया, 187 दोनों तरफ दिख रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ -187 कॉमन, -54 -46, जोड़ने पर कितना आएगा, माइनस का 100, 187 गुणे 100 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधे आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग थोड़ा स्मार्ट वे यूज करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जरा, 18,764 गुणे 99 माइनस का 2 से लिखा है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये वाला जो माइनस इंपॉर्टेंट माइनस ये है, ठीक है, ये कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, ये ध्यान रखना, ये गलती आप लोग कर देंगे। अगर ये वाला माइनस ना दिया क्या होता तो सबको मल्टीप्लाई में मान लेते एक बार, लेकिन ये माइनस की वजह से ये माइनस माइनस अंदर प्लस होता है। आप देखिए यहाँ पर इसका दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, लेकिन एक बात और फिर ध्यान दीजिए, दिमाग 18,764 यहाँ पर भी वही है, कॉमन कर लिए, 99 में एक जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, अब सीधे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। तो हमेशा शॉर्टकट करने का तरीका सीखना है आपको। अगला प्रश्न आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताइए। तो पहले आप लोग देखिए अपना दिमाग भी लगाएंगे, हम तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग भी, नहीं होगा उसके बाद हम आपके लिए हमेशा बैठे। अब देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि भैया इतना इतना शेष है, तो जो भी संख्या सीरियल से दी गई, जैसे 49 में हम क्या करेंगे, 49 में 1 घटाएंगे, 59 में कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 109 में कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, घटाइए, यहाँ पर 48 आ गया, यहाँ पर आ गया 56, यहाँ पर आ गया 104, इतना हमें प्राप्त हो गया है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे बताइए, उसके बाद दोस्तों हम इसका क्या निकाल देंगे, मासा, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना, तो इसका हमें मासा निकालना पड़ेगा। बहुत से तरीका है मासा निकालने का। एक तो सिंपल सा तरीका ये, 48 से 56 में भाग करिए, कितनी बार जा रहा, एक बार जा रहा, कितना आ रहा, घटाने पर घटाइए दोस्तों, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 48 कर दीजिए, 8 6 48 कट गया,
ये मासा 8 आ रहा। अब इसी 8 से भाग कर दीजिए 104 में। 8 एकम 8, 2 4, 8 त्रिक 24। जिसका दोस्तों जो महत्तम समापवर्तक आ जाएगा म स कितना आ गया 8 आ गया। दूसरा तरीका था, आप सबका फैक्टर निकाल दीजिए। 48 का गुणनखंड करिए 56 104। सब में देख लीजिए कॉमन क्या बन रहा है, सबसे बड़ा संख्या मासा, वही आंसर होगा। ठीक है, हमें मासा ही निकालना था, सिंपल सी बात है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ल स निकालना है 16, 44 और 64 का। 16, 44 और 64 का कैसे निकालते हैं बताइए। पहले भाग के लिए 2 से 2 अट्ठे 16, 22 बार जाएगा ये 32 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे। फिर 2 चौक के 8, 1 1 16 बार जाएगा। फिर 2 से 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 1 2 अट्ठे 16, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 11, 2 चौक के 8, फिर 1 1 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 था ना, और लास्ट में 11 से भाग करेंगे, सब खत्म। 1 1 1 2 कितनी बार आ रहा है 3, ये हो गया 3 2 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 गुणे 11। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमारा आंसर आएगा। गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 704। तो देखिए आप लोग को हार नहीं मानना है। जो बच्चे नए हैं देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस बता रहे हैं। अब अगले प्रश्न में बढ़ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखते ही छोटी सी छोटी संख्या जहां दिख जाए क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ मतलब मासा, छोटी संख्या में लसा। 20, 25, 30, 40, इसका हम क्या निकालेंगे लसा। 2 से भाग करिए, 2 दामा 20, 25, फिर 15 बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, यहाँ 25, यहाँ 15, फिर 2 दामा 20। तो देखिए बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको इसीलिए बताते हैं कि आपसे कभी गलती ना हो। 2 पंजे 10, अब किससे भाग जाएगा बताइए। 5 25 15 दिख रहा है ना, तो 3 से भाग करिए, 5 25 3 5 15, ये 5। अब 5 से भाग कर देंगे, 1 आ जाएगा, 50 25 1 1। फिर दोस्तों 5 से एक बार और कर देंगे, 1 1 1 1। 2 कितनी बार आ रहा, 3 बार आ रहा, 3 एक बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये तरीका हो गया दोस्तों लसा निकालने का। तो 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 2 बार है, तो गुणा करने पर सब कुछ आ जाएगा 600। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग को आसानी से हम हर एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। अगर यही आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ऐसा ना हो कि कल हम आपके साथ ना हो भैया पेपर में, तब आप लोग गलती कर जाए। छोटी से छोटी संख्या बताइए क्या होगा, क्या निकालना होगा हमें, लसा। छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। पहले इसका लसा निकाल के उसमें क्या कर देंगे, जो भी लसा आएगा उसमें हम 3 जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो शुरुआत देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग शुरुआत नहीं करते पेपर में, यही गलती होती है। 75, 80, 135। जो बच्चे होशियार होंगे देखेंगे छोटी से छोटी संख्या बोला गया भैया हम लसा निकाल दें, कुछ नंबर तो स्टेप मार्किंग बन जाएंगे ना। लेकिन बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे, वो भी नहीं निकालेंगे। 40 बार जाएगा, 135 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, ये 75, ये 20 बार जाएगा, 135 आएगा। 2 से भाग करेंगे, ये 75 आया, 2 दामा 20, 135। फिर अब किससे जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा ना, 2 पंजे 10, 135। अब उसके बारी आती है 3 की। तो चलिए 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 25 आ गया, 5 आ गया, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर दोस्तों 3 से एक बार और जाएगा, ये 25 रहेगा, 5 रहेगा, 3 पचे 15। अब 5 से ले जाते हैं जरा, 50 25 1 1। फिर 5 से ले जाते हैं 1 1 1। 2 से कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है। ठीक है, 5 गुणे 5। तो दोस्तों सब कुछ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 10,800। ठीक है, यह डायरेक्ट कर रहे हैं। और हमने बोला था प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, जो भी हमने कहा था लसा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10,800
3। यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, तो ये हम लोग लसा निकालते हैं ना, जो दो दो से करेंगे, यहाँ 4 से भी भाग कर सकते थे। ठीक है, हमें भाज्य गुणनखंड तो यहाँ बताना नहीं है, जितना जल्दी हो सके लसा में निकालना है। तो इसको भी जरा फॉलो करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको परसेंटेज में बदलना। 3/8 कैसे निकालेंगे प्रतिशत में? जो भी दोस्तों लिखा है उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तिहाई 75/2, 2 से भाग करिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 37.5%। 2/5 लिखा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10, 0, 20 चौके 40%। ठीक है, अब 2/25 इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौके 100, 2 चौके 8%। हो गया तीनों क्वेश्चन। कितने कम समय में हो रहा है ये सब भी देखिए आप लोग, कि पेपर में जब आप लोग के सामने आए तो ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा समय लगा है। अगला क्वेश्चन, 0.12 को प्रतिशत में बदलिए। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई सीधे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है, उसके बाद लिखा है 0.04, 100 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दीजिए प्रतिशत में बदलने के लिए, तो हो जाएगा 4%। 0.015 इसको अगर हम 100 से गुणा करेंगे, ये वाला कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, दशमलव भिन्न में बदलना है। 45% को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, 45 है, परसेंट का चिन्ह जब भी हटेगा क्या होगा, 100 से भाग हो जाएगा, आ जाएगा 0.451 सेकेंड। हमें भिन्न में बदलना है ना। एक काम करिए, भाग करिए, 5 दूनी 10, 0, 5 9 45, 9/20, यही आंसर हो गया, 9/20। 24.5% क्या होगा, 24.5, परसेंट का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग होगा, ये दशमलव हटेगा, एक और जीरो आ जाएगा, मतलब 245/1000। ठीक है, तो बस हो गया। एक काम और इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसको हम भाग करके देख लेंगे। 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 200 नीचे हो गया, 5 चौके 20, 4 5 9 45, हो जाएगा 49/200। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप ये 17.5 को परसेंटेज में बदलेंगे, नहीं आएगा तो आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आ जाएगा 35/200। ठीक है, बदलने का प्रयास करिए, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित को भिन्न के सरलतर रूप में आपको लिखना है। हम ये क्वेश्चन आपको बताते दोस्तों, बाकी 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, इसी बहाने आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। इसको भिन्न रूप में बदलना, 12% है ना, हमने क्या बोला था, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग हो जाएगा, बस हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हो गया ये हमारा 3/25। बस ये हो गया हमारा आंसर। अगला है 15%, इसका दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा 3/20, ये आपको निकालना है 15% का। 75% का दोस्तों जो आंसर आएगा हमारा 3/4। ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग अभी तुरंत करके निकालेंगे। जैसे हमने 12% का निकाला वैसे आप सब निकालेंगे। इसका आएगा दोस्तों 7/20। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738079216, 8738079216 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। आपको इसका आंसर और कुछ भी जरूरत होगी तो आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को आपको क्या करना है, दशमलव में बदल देना है। 25% हमने क्या बोला, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग होगा, बस सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब 100 से भाग कर दीजिए, दशमलव में लाना ना कि भिन्न में। भिन्न में लाना होता तो क्या करते हैं, 5 से भाग करिए, 50 25, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4 ये हम भिन्न के रूप में मान लेते हैं, लेकिन हमें दशमलव में लाना, तो एक को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करिए, दशमलव लगाइए, 0 आएगा। ठीक है, कितनी बार क्या, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20, तो आ जाएगा 0.25। इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना था, जैसे अगर 25 लिखा है, अगर हम 100 से भाग कर रहे हैं तो दो क्या होगा, दशमलव क्या आए, दशमलव पहले आएगा, 2 दशमलव ऐसे हो जाएगा, 0.25। ठीक है, ये भिन्न रूप में आ गया। अब दोस्तों वैसे ही 35% को आप भिन्न रूप में जब बदलेंगे तो इसमें आ जाएगा 0.35। ठीक है, 30 को दोस्तों जब हम भिन्न रूप में बदलेंगे, 30% को कितना आएगा, 0.30। 80% को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.80। ये सब कुछ जानना पड़ेगा आपको। अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है।
0.12 लिखा है, आपको इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। कैसे होगा बताइए? अभी ऐसे क्वेश्चन अभी आपके सामने हमने रखा था, क्या करेंगे बताइए जल्दी से। अगर दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए सब गलती आप लोग मत करिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो जैसे दोस्तों आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए इसमें होता क्या है ना, आपको हम क्लियर बताते हैं। इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई 100 से भाग करते हैं। देखिए होगा क्या, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 12 बटे हो जाएगा 100। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, इसमें ज़्यादा हम लोग दिमाग ना ही लगाएं तो बेहतर है, फिर वही होगा। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना 0.12 या कैसा भी रहे, तो उसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करके दोस्तों सीधे आप लोग निकाल लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आपने कंफ्यूजन आएगा कि सर कैसे होगा कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए तरीका ये होता है कि इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई 100 से भाग कर दीजिए, तो होगा क्या, प्रतिशत में बदलने के लिए 0.12 गुणे 100 और आगे लिखा रहेगा 1/100। ये दोस्तों हो जाएगा 12, 1/100 का मतलब ये परसेंटेज का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे लिखा 0.03, अगर आपको इसको प्रतिशत में बदलना है तो 0.03 इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.03 गुणे 100 को एक तरफ रखें एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1/100। तो ये दोस्तों आ जाएगा 3, 1/100 को परसेंटेज मान लेते हैं। ये दोस्तों तरीका होता है। वैसे 0.025 को आप लोग प्रतिशत में बदल के बताएंगे, इसका आंसर आएगा 2.5। ठीक है, आप लोग करके बताएंगे कैसे आए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनीष ने बाजार से 5 दर्जन केला खरीदा, यदि 20% खराब निकल गए तो शेष अच्छे बचे केलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, 5 दर्जन केले मतलब 5 गुणे 12 कर दे, टोटल केले हमारे पास 60 थे। 20% अगर उसका खराब निकल गया तो 60 का 20% निकालिए, 60 गुणे 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 दूनी 12, मतलब 12 केला हमारा खराब निकल गया। तो सिंपल सी बात है, टोटल 60 केले 12 खराब निकल गया, घटा लीजिए 48 केले अच्छे बचे, 48 आंसर आ जाए। अगला प्रश्न आता है, एक बाग में 30% जामुन के पेड़ है, शेष आम के हैं, यदि बाग में पेड़ों की संख्या 600 है तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? एक बाग में 30% जामुन है, बाग में पेड़ों की संख्या टोटल कितनी है? 600। 600 का 30% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 180 पेड़ दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा जामुन। टोटल 600 है, 600 में से अगर हम 180 घटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों बताइए, आम के पेड़ की संख्या आ जाएगा 0। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420 संख्या आ जाएगी आम के पेड़ों की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। माना दोस्तों जो क्रय मूल्य, इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, माना क्रय मूल्य कितना है, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए, हानि दोस्तों कितनी हो रही है हमारी, हानि हो रही है 10% की। तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस 10 बराबर 90। कैसे, देखिए हमें 10% की हानि हो रही है, अगर हमने क्रय मूल्य 100 रुपए माना, अगर उसको हम 90 रुपए में बेचेंगे, ठीक है 10 रुपए मतलब घटा के, तभी तो विक्रय मूल्य हमारा 90 आ गया। ये हो गया सिस्टम। तो 90 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है बताइए। जब विक्रय मूल्य हमारा 90 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना है, 100 रुपए है। अगर दोस्तों हमारे यहाँ पर 1800 विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कैसे दोस्तों निकल जाएगा बताइए, 100 गुणे 1800 बटे में 90 हो जाएगा, 1 जीरो से 0 कट गया, ठीक है 9 दूनी 18 जीरो, तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 2000 रुपए। तो ये तरीका था। देखिए स्मार्ट वे हमेशा यूज करना चाहिए। स्मार्ट वे कैसे, देखिए एक साइकिल का देखिए फिर से बताते हैं, कोई साइकिल था 1800 रुपए बेचने पर 10% की हानि हो रही है, ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य हमें बताना। तो मान लेते हम लोग क्रय मूल्य 100 था, 10% की हानि हो रही, मतलब इसमें से दोस्तों 10 घटा ली तो हमारा विक्रय मूल्य 90 आ गया। जब विक्रय मूल्य 90 है
तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना था हमारा 100 रुपये था। जब विक्रय मूल्य 1800 होता है तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 1800 बटे 90, वही किया गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आता है, जरा देखते हैं इसको हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई आपको ये बताना है। तो शिविर में 40 सैनिक आ जाने से जो कुल संख्या बन गई अब ना, वो हो गई 400, इसमें 40 और आ गए तो कितनी होगी कुल संख्या 440। तो सैनिक में प्रतिशत जो वृद्धि आएगी वो कैसे निकालेंगे, वो दोस्तों सबसे पहले ऊपर लिखेंगे वृद्धि कितनी हुई हमारी 40, ठीक है, और शिविर में पहले सैनिक कितने थे ये आपको बताना पड़ेगा 400 गुणे दोस्तों हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 दाम 40, तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर आएगा 10%, ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें 8 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी जाती है, छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई ये बताना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए खूंटी की जो लंबाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, छड़ की टोटल लंबाई 72 थी, पहले गुणे 100 कर लीजिए, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब कैसे निकलेगा, 8 एकम 8, 8 9 72, 100 बटे 9 कर देंगे, भाग करिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 10.11%। अगला प्रश्न, 500 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज, ठीक है, बराबर दोस्तों हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे में 100। मूलधन हमारा कितना हो गया यहाँ पर 500, दर कितना है दोस्तों 12%, समय कितना है 3 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पंजे 60, 60 गुणे 3 हो गया 180, हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकान में 1200 रुपए का कंबल 20% छूट देकर बेचा गया, ज्ञात कीजिए कि कंबल कितने रुपए में बेचा गया। 1200 रुपए का कंबल 20% का छूट निकाल दीजिए दोस्तों गुणे 20, ठीक है, बटे में हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 240, ठीक है, इतना छूट दिया गया। अब कंबल कितने रुपए में बेचा गया ये बताना, तो 1200 रुपए में से 240 घटा लेंगे, जीरो, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 960 रुपए में, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते तो आपको देखिए तैयार रहना है। अगला प्रश्न देखिए, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, इसमें भी हमसे क्रय मूल्य ही पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, पहले दोस्तों मान लेते हैं इसका जो क्रय मूल्य वो 100 रुपए था, 12% की हानि हो जाती तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा 100 माइनस 12 बराबर 88 रुपए। तो अगर 88 रुपए, समझिए दोस्तों 88 रुपए विक्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए था। अब दोस्तों अगर विक्रय मूल्य हमारा 880 रुपए हो जाता है तो क्या हो जाएगा 880 गुणे दोस्तों 100 बटे में हो जाएगा 88, ये 10 बार जाएगा, 100 गुणे 10 हो जाएगा 1000, ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट को 5% लाभ से 4620 रुपए में बेचा, उसका दोस्तों हमें लाभ बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना मान लिया हमने 100 रुपए मान लीजिए, ठीक है। जो परसेंटेज लाभ हो रहा है दोस्तों कितना हो रहा है बताइए, यहाँ पर लिखा है ना 5%, ठीक है। विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा अगर क्रय मूल्य इतना था, लाभ 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे घटा दे रहे थे, अगर यहाँ पर हानि होता है तो 100 में से 5 घटाते, फायदा हो रहा है तो 100 में से 5 जोड़ दे रहे, ठीक है, ये समझना है आपको। अगर दोस्तों विक्रय मूल्य 105 रुपए है तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। अगर दोस्तों विक्रय मूल्य हमारा 4620 रुपए है तो क्या होगा 4620 गुणे दोस्तों 100 हो जाएगा बटे में 105 ही। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 4400, ठीक है।
अब हमें दोस्तों उसका लाभ बता रहा था, तो क्या करेंगे 4620 माइनस 4400 कर देंगे, ये लाभ बराबर लिख लेंगे। घटाने पर दोस्तों आएगा हमारा 220 रुपए, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 220 रुपए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन की सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन की सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? समझिए पहले, 50 छात्रों के लिए दोस्तों कितने दिनों की सामग्री है? 40। अगर दोस्तों छात्रावास में 30 और छात्र आ जाते हैं, ठीक है, 30 और छात्र आते हैं, मतलब समझिए पहले छात्रावास में क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे प्लस 30 और छात्र बच्चे आ जाते हैं, तो मतलब अब टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। ये हो गया इसका दोस्तों, ये हो जाएगा, छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो दोस्तों यहाँ पर x मान लेते हैं, तो कितने दिन खत्म हो जाएगी, तो इसकी संख्या दोस्तों इधर घटेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 80:50 समानुपात दोस्तों हो जाएगा, ये देखिए 80:50 समानुपात हो जाएगा हमारा 40:x। अब दोस्तों क्या होता है इसमें कि अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर गुणा होता है, ठीक है, ये समझिए। तो ये हो जाएगा हमारा 80 इंटू एक्स बराबर 50 गुणे 40, या x का मान आ जाएगा 50 गुणे 40 बटे में 80। एक जीरो से ये जीरो कटा, 8 पंजे 40, 50, ठीक है, कितना दोस्तों बचेगा हमारा? आएगा 5 गुणे 5 25 आ जाएगा, 25 दिन। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला था ना कि घट रहा है ये, मतलब देखिए एक तरह से आप ये देखिए डायरेक्शनल ये बढ़ती तरफ हो रहा है, ये एरो इधर आ रहा है, ये बढ़ रहा है, इधर दोस्तों एरो 25 से ये कितना हो रहा है? 40 की तरफ, तो ऊपर बढ़ते हुए वक्र में ना ये ऐसे। अब अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दे दिया है। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 60% बच्चे प्रथम, 20% बच्चे द्वितीय तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब थर्ड डिवीजन। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपको बतानी है। तो टोटल छात्रों की संख्या दोस्तों कितनी थी? पहले 60 विद्यार्थी थे, तो 260 का हम क्या करेंगे 60% पहले निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब ये 36 बच्चे क्या है जो दोस्तों फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड डिवीजन दोस्तों कितने बच्चे आ रहे हैं? 60 विद्यार्थी का 20% निकालें, 60 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 बच्चे क्या आ रहे हैं? सेकंड डिवीजन आ रहे हैं। अब से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए टोटल बच्चे 60 हैं और दोनों संख्या फर्स्ट और सेकंड को जरा जोड़ के थर्ड का निकाल लेंगे, 36 और 12 जोड़ेंगे, 36 प्लस 12, ये दोस्तों यहाँ से हम थर्ड डिवीजन बच्चों की संख्या निकाल लें, तो हो जाएगा 60 माइनस का 36 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, घटा लीजिए दोस्तों, घटाने पर भी यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी में जो उत्तीर्ण छात्र होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, ये हमें बताना था, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 36, 12 और 12। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। विभिन्न वर्षों में एक संस्थान के प्रशिक्षुओं का कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। 2018 में 400 प्रशिक्षुओं की संख्या, 2019 में 300, 2020 में 500, 21 में 600, 2022 में 700। उपरोक्त सारणी से संकेत, ये दोस्तों जो स्माइल का, इससे 100 प्रशिक्षु लेकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2020 में कुल प्रशिक्षुओं को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? 2020 में दोस्तों देखिए ये 500 है, तो टोटल स्माइली हम कितनी बनाएंगे? 100 का मतलब 1 है, तो टोटल 500, मतलब 500 बटे 100 करें तो 5 स्माइली आना चाहिए। ठीक है, 3 2 5, ये दोस्तों हो गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 में कुल प्रशिक्षुओं के लिए कितने संकेत आएगा? 2018, ये दोस्तों एक स्माइली का मतलब 100 है ना, तो यहाँ पर दोस्तों 4 है टोटल, तो संकेत हमारे 4 स्माइली आ जाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे बढ़िया बढ़िया वाला। ठीक है, हैप्पी स्माइली है ना, हैप्पी फेस, ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न देखिए सब होते हैं। अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब दोस्तों दिया गया है। उपयुक्त आंकड़ों को बार ग्राफ या दंड आरेख द्वारा निरूपित आपको करना है। ठीक है, पैमाना दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 20 अंक। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100। हिंदी में दोस्तों कितना आ रहा है हमारा? 39, तो 40 से थोड़ा सा कम।
उसके बाद दोस्तों अंग्रेजी में 45, तो 40 से ऊपर 60 से कम। ठीक है, उसके बाद गणित में 75, तो दोस्तों 75 80 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, देखिए। उसके बाद दोस्तों विज्ञान में हमारा 80 बिल्कुल ये देखिए इसके बराबर आएगा, और सामाजिक विज्ञान में 90, 100 से थोड़ा सा नीचे। ये हो गया ना, देखिए इतनी आसानी से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो वही होता है, थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आप गणित में ला सकते हैं। 25 में से 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बाकी विषयों का नहीं बता सकते, लेकिन गणित में आप ला सकते हैं। ठीक है, तो फोकस हमेशा उन विषयों पर होना चाहिए जिसमें हम ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और आपको बता दें, बहुत से बच्चे 12 नंबर लाने में सब कुछ हो जाएगा उनका। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। एक साइकिल के पहिए में 36 तीलियां हैं और आसन्न तीलियों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए, हम जानते हैं कि जो साइकिल के पहिए की आकृति होती है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, ऐसी होती है ना। तो संपूर्ण वृत्त के कोण की माप कितनी होगी बताइए दोस्तों, 360 डिग्री होगी। पहिए में 36 तीलियां और इनके बीच का जो बना कोण होगा वो कैसे निकालेंगे, 360 में हम क्या करेंगे, 36 से भाग कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 10 अंश का कोण। इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 10 अंश का। अगला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर लंबाई एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की रचना करें एवं उनके विकर्णों को नाप कर संबंध स्थापित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, आयत एबीसीडी की हमने रचना कर ली, एबीसीडी 6 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पर 6 6, ये 4 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। आयत एबीसीडी की रचना की, बिंदु सी से बी को मिला दिया हमने, सी को बी से मिला दिया और ए को डी से मिला दिया, ये विकर्ण हो गए। एडी तथा सीबी इस आयत के क्या है, विकर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, सी डी स्क्वायर बराबर होगा, देखिए सी डी स्क्वायर प्लस का दोस्तों हमारा ये देखिए ये सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। ये दोस्तों एक तरह से ये त्रिभुज हो गया ना, ये हमारा कर्ण का काम करेगा, ये कर्ण हो गया। ये दोस्तों हमारा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार। आपको पता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ दोस्त हो जाएगा 6 का स्क्वायर, सी डी देखिए 6 है ना इसकी, बी डी का 4 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 24 बराबर बी सी स्क्वायर। 36 और 24 जोड़ लेंगे दोस्तों, हो जाएगा हमारा 52 बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों या तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, √52, या इसका मान हम निकालेंगे तो 7.21 सेंटीमीटर लगभग आएगा अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह दोस्तों विकर्ण एडी की गणना की जा सकती है। ठीक है, जो ए और डी, ये वाले ए डी विकर्ण की, तो आपको दोस्तों बताना चाहेंगे अगर एडी का भी हम मान निकालें तो ये देखिए लंब 4 हो जाएगा, आधार 6 रहेगा। और करने पर दोस्तों आपको बता दें, जो हमारा बी सी बराबर होगा, ठीक है, वो दोस्तों हमारा एडी के बराबर आएगा। ठीक है, विकर्ण दोस्तों दोनों बराबर होंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि आयत के दोनों विकर्णों की नाप क्या होती है, बराबर होती है। कभी आयत की बात आएगी तो उसके दोनों विकर्ण की नाप बराबर आएगी। ठीक है, एक चीज हमने यहाँ प्रूव कर लिया। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर लंबे 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करिए। आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 हो जाएगा दोस्तों, लंबाई कितनी दी गई है 6, चौड़ाई 4 है, 6 4 10 गुणे 2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई दोस्तों अगर 13 सेंटीमीटर है तो गत्ते की चौड़ाई आपको बतानी है। देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दोस्तों दिया गया 117, लंबाई दिया गया 13, चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा 117/13, 13 9 117, 9 आ गया ना। तो जो हमारा चौड़ाई बी बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। हो गया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो दोस्तों 4 गुणे 5 हो जाएगा बराबर 5 होकर 20 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, दी गई ए बी सी डी ई ए आकृति का परिमाप 14.28 सेंटीमीटर है।
जिसमें ए बी का मान दोस्तों दिया गया है, बी सी का दिया गया है, डी ई का दिया गया है, ई ए का दिया गया है। वक्र सी डी की माप हमें ज्ञात करनी है, सी और डी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा भैया कहीं पर ये जो सी डी है ना वो लिखा तो है नहीं ये, लेकिन ये एक वक्र है। ठीक है, तो एक बात आपको बता दें, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें आकृति का परिमाप दिया गया। परिमाप का मतलब होता है इन सभी का जोड़। जैसे हमारा वर्ग होता है ना, वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है। आपने पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का ये होता है। तो इस परिमाप इसका दिया गया है, मतलब जो 14.28 दिया गया है, इसका मतलब है इन सभी का जोड़ दिया गया। मतलब दोस्तों ए बी मतलब 3.5 जोड़ दीजिए, बी सी 3.8 जोड़ दीजिए, जो ये दिया गया है। ठीक है, इसको 2.3 जोड़ देंगे, फिर उसके बाद 2.05 जोड़ देंगे, प्लस दोस्तों यहाँ से हमारा सी डी का मान आ जाएगा, या डी सी आप लिख सकते हैं। टोटल दोस्त यहाँ से हमारा जो सी डी का मान आएगा, सिंपल से क्या करेंगे 14.28, ये सब जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 11.65। इसको घटा लेंगे तो यहाँ से हमारा जो सी डी का मान आ जाएगा 2.63। कितना आसान तरीका है, बस दिमाग लगाना है बस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी बहुभुज की समस्त भुजाएं समान है, उसे समबहुभुज कहते हैं। एक समषष्ठभुज की एक भुजा की माप दी गई है 2.32। समषष्ठभुज का परिमाप क्या होगा आपको ये बताना है। समषष्ठभुज वर्ग रहता है तो 4 गुणे भुजा, समषष्ठभुज है तो 6 गुणे भुजा कर देंगे। 6 गुणे एक भुजा की माप, तो 206 गुणे हो जाएगा 2.32। यहाँ पर दिया गया ना एक भुजा की माप, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 13.92 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा, ये दोस्तों सब कुछ दिया गया है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, संकेत बराबर दोस्त हो जाएगा हमारा 5 फूल। ठीक है, हम संकेत मान लेते हैं। देखिए हमें भाई ग्राफ बनाना, तो हम एक संकेत मान लेते हैं। अब जैसे देखिए संकेत हमने मानने से हमको फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा बताइए आप लोग। हमें इसे पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना। जैसे अब हम गुलाब बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए गुलाब, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 तो 1 2 3 5 संकेत माने, तो मतलब हम क्या किए 30 में 5 से भाग कर दिए, तो 5 छंगा 30। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 6 फिगर बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अब 25 में हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, तो 25/5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों गेंदा का 1 2 3 4 5। उसके बाद 210 है, 10 में से 5 से भाग करेंगे 2 आएगा, ये दो जूही हो गया। 15 में 5 से भाग करेंगे 3, तो ये फिगर आएगा। उसके बाद दोस्तों रजनीगंधा 45, 45/5 करेंगे क्या हो जाएगा 5 9 45, यहाँ 9 तो फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वृत्त, व्यास, त्रिज्या, परिधि, जीवा को आपको स्पष्ट करना है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। वृत्त क्या होता है, यदि प्रकार में एक पेंसिल लगाकर प्रकार की नोक किसी निश्चित बिंदु पर रखकर घुमाए तो वृत्त की रचना होती है। व्यास क्या होता है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। एक ही वृत्त के सभी व्यास लंबाई में समान होते हैं। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। किसी वृत्त के व्यास की लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी होती है, अर्थात व्यास का जो फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है। परिधि क्या होता है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। जीवा क्या होता है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त की व्यास होती है। 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करना है। एक दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए वृत्त, देखिए 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचा। अगर दोस्तों हमारा व्यास बराबर कितना है 7.2 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर क्या होता है फार्मूला, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, हमें दोस्तों व्यास का मान दिया गया 7.2 बराबर 2 गुणे आर कर दीजिए, त्रिज्या को रेडियस आर से व्यक्त करते हैं, तो ये आर बराबर हो जाएगा 7.2/2 हो जाएगा, या आर का मान आ जाएगा 3.6 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात करिए। आयत का परिमाप का फार्मूला हमने आपको बता रखा है, क्या होता है बताइए। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है,
लंबाई दोस्तों हमारी मान लेते हैं ये 9 है, चौड़ाई 3 हो गई, 9 3 12, 12 गुणे 2 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। आप क्या करिए, 9 9 18, 3 21, 3 24, सिंपल तो इसको जोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ये मत सोचिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आएगा वो नहीं आएगा, ऐसे वैसे। तो हर एक प्रश्न की आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल छात्रों की संख्या बतानी है। तो देखिए 1500 बच्चे बैठते हैं, 75% निकालें तो पहले पास हुए कैंडिडेट की संख्या आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 बचे 75, हासिल है 7, 15 सत्ते 105 और 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 112। 1125 बच्चे दोस्तों क्या होते हैं परीक्षा में सफल होते हैं। टोटल 1500 बच्चे थे पेपर में, 1125 हम घटा लेंगे तो फेल छात्रों की संख्या आ जाएगी। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 375। जी हाँ दोस्तों, पेपर में फेल छात्रों की संख्या कितनी है, 375। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, -5 का -45 भाग का चिन्ह माइनस का 15, ठीक है, फिर माइनस का 3 गुणे 5। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉर्ड माउस रूल से हम पहले भाग वाला देखते हैं। -45 भागे माइनस का 15, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 15 3 45, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 5 3 15, माइनस का 15 हो जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे 15 20, माइनस का 23 आ जाएगा। अब ये दोस्तों देखिए ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये वाला जो पहले से माइनस दिया गया था इसकी वजह से ये माइनस बरकरार रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो सबका क्या करेंगे, लसा निकाल देंगे और जो भी दोस्तों आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आज हमने देखा भी था। तो 75 80 और 135 का हम क्या निकालेंगे, पहले लसा निकाल देंगे। लसा निकालने पर दोस्तों हमारा लसा एलसीएम आएगा कितना, 10,800। प्रत्येक दशा में 3 बचे तो 10,800 में दोस्तों हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,803। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र आपको बतानी है। ठीक है, श्याम की वर्तमान उम्र, और क्वेश्चन में शुरू में बोला गया था कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं, माना जो राम की उम्र है वो कितनी दोस्तों, x वर्ष है। ठीक है, उसके बाद राम की उम्र होगी, एक सेकंड दोस्तों देखिए क्वेश्चन में हमें बताना था फिलहाल श्याम की वर्तमान उम्र ना, तो यहाँ पर हम राम की उम्र नहीं मानेंगे, पर हम मानेंगे श्याम की। माना श्याम के दोस्तों जो वर्तमान उम्र है x वर्ष है, राम की जो उम्र है श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो राम की जो उम्र हो जाएगी वो x + 5 हो जाएगी। ठीक है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि जो राम की उम्र है श्याम से 5 वर्ष अधिक है और राम की जो वर्तमान उम्र है वो 28 है, तो मतलब x + 5 बराबर हो जाएगा 28। तो यहाँ से हमारा x मान आ जाएगा 23, 28 में से 5 गया 23 आया, और हमने x माना था श्याम की उम्र, तो जो हमारा श्याम की उम्र आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 23 साल हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र आपको बताना है। अब दोस्तों अब्दुल की वर्तमान उम्र बताना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मानेंगे, माना क्या मानेंगे, अब्दुल, माना अब्दुल की वर्तमान उम्र कितनी है हमारी, x वर्ष है, और पिता के दोस्तों वर्तमान उम्र कितनी होगी, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो पिता के दोस्तों जो वर्तमान उम्र होगी, पिता की वर्तमान उम्र जो हो जाएगी हमारी x + 25 हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र होगी, 10 साल पहले दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, जब 10 वर्ष पूर्व की बात आएगी अब्दुल की जो उम्र होगी वो x - 10 हो जाएगी,
अब दोस्तों 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता की जो उम्र होगी कितनी होगी? 10 वर्ष पूर्व अब्दुल, ये अब्दुल की उम्र थी, ये अब्दुल के पिता की उम्र आएगी। ये हो जाएगी दोस्तों x प्लस 25 माइनस का 10, तो हो जाएगी x प्लस 15। ये हो जाएगी ना 10 साल पहले। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो, ठीक है, जो पिता की उम्र थी दोस्तों x प्लस 15, अब्दुल की उम्र की 6 गुनी, मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर x प्लस 15। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 6x माइनस का 60 बराबर x प्लस 15। ये x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6x माइनस एक्स बराबर 15 प्लस का 60 हो जाएगा। यह हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 75। यह x का मान आ जाएगा 75/5। 5 एकम 5, 50 25, मतलब 15 आ जाएगा दोस्तों। x का मान आ जाएगा 15 वर्ष, और हमें बताना था अब्दुल की उम्र, ये x ही माने थे, तो इसकी उम्र आ जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, कितना आएगा अंतर? 15 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो आपको तैयार रहना है, ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए तैयार रहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये वाला भी अगर आप सीख गए तो फिर पेपर के लिए आप लोग के लिए आसान होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या है कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष के पश्चात उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुना हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो देखिए पहले आप लोग करने का प्रयास कर रखिए, बाकी तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक आंसर बताएंगे। अब देखिए माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, तो जो बच्चे की वर्तमान उम्र है बताइए कितनी है? पहले बच्चे की वर्तमान जो उम्र आ रही दोस्तों वो कितनी है? 5 वर्ष है, ठीक है। माया की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों? इस समय वो 20 वर्ष बड़ी है, तो माया की जो वर्तमान उम्र आएगी वो हो जाएगी 5 प्लस 20, 25 वर्ष हो जाएगी। माना x वर्ष के पश्चात माया की उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कितने वर्ष के पश्चात, ये हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया माना x साल के पश्चात या x वर्ष के पश्चात जो माया की उम्र है बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये हमें नहीं पता है, x साल के बाद हमने मान रहे हैं। x वर्ष के पश्चात बच्चे की जो आयु होगी कितनी हो जाएगी? x वर्ष के पश्चात बच्चे की आयु 5 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। और x वर्ष के पश्चात जो माया की उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी? 25 प्लस एक्स हो जाएगी, हमने 25 माना था माया की उम्र, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो माया की उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी, तो मतलब 3 टाइम्स 5 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 25 प्लस एक्स, तो 3 पचे 15 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 25 प्लस एक्स। एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का x बराबर 25 माइनस 15, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, एक सेकंड, 25 में से 15 गया 10, x का मान आ जाएगा 10/2, यहाँ से x का मान हमारा आ जाएगा 5। तो फाइनल आंसर आएगा 5 वर्ष के पश्चात दोस्तों, हमने x माना था ना वर्ष, 5 साल के पश्चात माया की उम्र अपने बच्चे की उम्र की कितनी होगी? 3 गुनी होगी, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं अब हम लोग। प्रश्न क्या रहा है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताना है। मान लेते दोस्तों कोई संख्या x है जिसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है? 15 मिलता है। तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 15 माइनस 5, घटाने पर आएगा 10। तो संख्या का मान दोस्तों में बताना था, 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जो y मीटर लंबा फीता था दोस्तों, इसको हम क्या कर रहे हैं? 7 बराबर भागों में बांट रहे हैं, और प्रत्येक भाग की लंबाई 3 आ रही है, तो हमें y का मान बताना, तो y बराबर हो जाएगा 7 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 21, ठीक है, हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाते हैं, यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए? एक संयुक्त परिवार द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या कितनी है? 2x है। कुल संयुक्त परिवारों की जो संख्या दोस्तों यहाँ पर दी गई है वो कितनी है? 30x है। गांव में लगाए गए वृक्ष दोस्तों कितने हो जाएंगे? 2x इंटू में 30 इंटू एक्स, मतलब हो जाएगा दोस्तों 30 गुणे 2 करेंगे 60, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर।
अतः गांव में कुल वृक्ष दोस्तों लगाए गए 60x², यही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कुछ और बातें, त्रिभुज के प्रकार देखिए। कोणों की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर देखिए अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद देखिए भुजाओं की दृष्टि से, भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान नहीं होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब दोस्तों देखिए 2019 में कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे, उन सभी प्रश्नों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया था, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। 18 में से 5 गया, 13 बचा, तो 16 - 13 हुआ। घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 14 + 203 मतलब 17 हो जाएगा, और 18 - 17 घटाने पर 1 आएगा। ये दोस्तों तरीका देखिए कितना आसान लगता है क्वेश्चन को करने में। कैसे किया फिर से आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के सबसे अंदर ये देखिए छोटा, यहाँ घटेगा 13 बचेगा, यहाँ 16 लिखा, जैसे लिखा जैसे वैसे वैसे उतार दीजिए। ये लिखा 14 प्लस, और यहाँ पर ऐसे 18 माइनस। 16 में से 13 गया, 3 बचा, यहाँ 14 + 3 बचेगा ऐसे, यहाँ 18 माइनस, तो 18 - 14 3 17, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियो का दोस्तों जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 300 रुपये है। लाभ दोस्तों हमारा 20% है। विक्रय मूल्य अगर 20% चाहिए तो दोस्तों 100 रुपये का रेडियो को 120 रुपये में बिकना चाहिए। समझिए, अगर हमें 20% का लाभ चाहिए तो अगर कोई चीज़ हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसको हम 120 रुपये में बेचें। तो मान लेते दोस्त हमारा जो क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य हमारा 120 रुपये है। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा जो क्रय मूल्य 300 रुपये हो जाता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 300 गुणे 120 करेंगे, भागे में 100 आ जाएगा, ये कट गया, 12 यही 36 मतलब 360 रुपये। ठीक है, 360 रुपये में बेचेगा तो भैया उसको 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताई जिसमें 49, 59 और 109 का भाग देने पर शेषफल ये बचे। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है हमें मासा निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताया था, पहले 49 में से 1 घटाएंगे, 59 में से 3 घटाएंगे, 109 में से दोस्तों 5 घटाएंगे, घटाने पर यहाँ आएगा 48, 56, यहाँ आएगा 104। हमें दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या मासा निकालना है। 48 से 256 में भाग किए थे, एक बार गया था 48, फिर दोस्तों 8 आया था, 8 से भाग करेंगे 48, फिर 8 छंग 48, ये कट गया। उसके बाद दोस्तों 8 से भाग हमने 104 में दिया था, 8 एकम 8, 2 4 8 3 24 कट गया था, तो हमारा जो मासा आ गया था वो आ गया था 8। तो ये तरीका था दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का। अगला प्रश्न फिर दोस्तों देखिए 2019 के सभी प्रश्न अब हम आपके सामने रख रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में है। 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a का मान हमें दिया गया है। a बराबर -2 रख दीजिए, यहाँ पर 5 एक जगह -2 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू -2 -2, ये हो जाएगा दोस्तों 5, -2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2, 5 चौके दोस्तों हो जाएगा 20 हो जाएगा, -8 -2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ घटाने पर 10 आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, 3 जीवाओं के नाम लिखिए, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, वृत्त का केंद्र बताइए। वृत्त का दोस्तों 3 त्रिज्याओं के नाम दोस्तों पहले देखिए जरा, यहाँ पर देखिए आप लोग पहले, OA OC OB, यहाँ पर वही लिखा है। उसके बाद दोस्तों 3 जीवाओं के नाम क्या हो जाएगा, AB, B और C और AC। उसके बाद दोस्तों देखिए वृत्त के व्यास का नाम, ये व्यास देखिए जो आपके त्रिज्या मतलब केंद्र से होकर जाए, AC। वृत्त का केंद्र दोस्तों O हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और आज का दोस्तों अब हम लोग आपके सामने रख रहे हैं अंतिम प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का अंत इसी क्वेश्चन से होगा। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी।
सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। अंतिम प्रश्न है, ठीक है, कोशिश करिएगा आप लोग बताने का, क्योंकि आपने इतनी लंबी वीडियो को देखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक पहले पहुंचा सके। वीडियो को शेयर करना, उसके बाद पार्ट 1 में आप लोग सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे इस वीडियो के बाद, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, ठीक है। सलमा क्या है, रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। माना दोस्तों जो रेशमा की आयु, माना जो रेशमा की आयु है वो क्या है दोस्तों, उसको मान लेते हैं हम लोग आर वर्ष। रेशमा है ना, इसको आर से मान लेते हैं। सलमा की दोस्तों जो आयु हो जाएगी, सलमा की आयु वो 10 वर्ष रेशमा से बड़ी है, तो इसकी आयु हो जाएगी आर प्लस 10 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष पहले, अब देखिए यहाँ पर लिखा 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर 4 वर्ष पहले की कंडीशन देखी जाएगी। तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, जो रेशमा की आयु होगी, क्या हो जाएगी रेशमा की आयु, वो हो जाएगी R-4। और दोस्तों जो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बताइए। सलमा की आयु हमने मान लेते हैं S से मानते हैं, इसकी हो जाएगी S-4, ठीक है। तो जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया वैसे हम लोग करेंगे, ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर यह बोला गया कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है। इसको समझिए, जो सलमा की आयु थी, जैसे मतलब S-4 है, वो क्या है रेशमा की आयु, मतलब 2R-4 की 2 गुनी। इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा S-4 बराबर हो जाएगा 2R-8, ठीक है। या तो S बराबर हो जाएगा हमारा 2R-8 प्लस का 4 हो जाएगा, या इसको सॉल्व करेंगे 2R-4, ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। इसको ऐसे लिखेंगे S बराबर 2R-4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 दोस्तों S बराबर हमारा जो था R+10, ये S बराबर ये था, ठीक है। सलमा की 2 समीकरण हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो एक काम करते हैं, S का मान दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला था R+10, यहाँ पर रख देते हैं S का मान R+10 बराबर हो जाएगा 2R-4। इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 10 प्लस का 4 बराबर 2R है, ये R इधर आएगा तो माइनस में R हो जाएगा, 214 बराबर R का मान, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो रेशमा की उम्र आ रही है 14 वर्ष। तो रेशमा की अगर उम्र, रेशमा की उम्र 14 वर्ष है, तो दोस्तों सलमा की उम्र कितनी आ जाएगी बताइए। सलमा की उम्र हमने R प्लस क्या माना था, 10 मान रखा था ना, तो हो जाएगा दोस्तों 14 प्लस 10, सलमा की उम्र आ जाएगी 24 वर्ष, ठीक है। एक की उम्र आई दोस्तों हमारी 24 वर्ष और एक की उम्र आ रही 14 वर्ष। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये 24 वर्ष है, ये 14 है, ठीक है। रेशमा की उम्र आ रही है 14 वर्ष और सलमा की उम्र दोस्तों आ रही है 24 वर्ष, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये पर हमारी वीडियो आज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम कुछ मॉडल्स पेपर आपके लिए लाएंगे, उन सभी को भी आपको देखना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे नंबर आप स्कोर करेंगे पेपर में। चलिए ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।